हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 10th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 62 टॉपिक हम प्रीवियस 9 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे द मियावाकी मेथड के बारे में। देन हम बात करेंगे जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल के बारे में। देन हम देखेंगे सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग सेतु स्कीम के बारे में। इकोनॉमी का एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन पर बेस्ड एक इकोनॉमी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम एशियन सी पे चर्चा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम OECD के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फजालिका डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है माई विलेज माई फॉरेस्ट। सेकंड में कहा गया है कि जो मियावाकी मेथड होता है वो डिवाइस किया गया था बाय द जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के द्वारा इन 1980। जो मियावाकी मेथड है वह एक टेक्निक है क्रिएट करने की माइक्रो फॉरेस्ट ओवर अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ अ लैंड। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2, 3 है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो फजालिका डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, लास्ट ईयर जब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब रिपोर्ट आई तो ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फॉरेस्ट कवर था 1.34%, जो कि स्टेट का सबसे लोएस्ट था। इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक योजना लॉन्च की गई माई विलेज माई फॉरेस्ट। ये आइडिया ऐसा था कि ये टारगेट कर रहा था अनयूज्ड लैंड बनेकर ऑफ प्लॉट, किसमें कोहारिन वाली विलेज के अंतर्गत, फॉर द डेवलप अप फॉरेस्ट। किस मेथड के द्वारा? बाय द मियावाकी मेथड के द्वारा। और विद इन द ईयर इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। कई सारे जो प्लांट्स थे वो ग्रो हुए, जैसे कि कचनेर, नीम, अर्जुन, अशोक, जामुन एंड गुआवा। इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट क्या रहे कि ये जो फॉरेस्ट जो डेवलप किए गए वहाँ के रेसिडेंट और विलेजर्स के द्वारा किए गए, तो जिससे उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी उन पेड़ों के प्रति। तो इसके कारण वह उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कर पाए। इसके अलावा जो वर्क फोर्स था, लैक्स ऑफ सैपलिंग्स मनरेगा के थ्रू इसके अंतर्गत की गई। इसके अलावा हम देख लेते हैं मियावाकी टेक्निक होती क्या है। जो मियावाकी टेक्निक है ये जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के द्वारा दी गई थी, जो कि हेल्प करती है डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। ये एक रिवोल्यूशनाइज्ड कंसेप्ट है फॉर अ अर्बन अफॉरेस्टेशन। इस बार ये UPSC 2022 में क्वेश्चन भी आया था कि मियावाकी मेथड किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन में था कि अर्बन अफॉरेस्टेशन से संबंधित है। तो ये एक जो कि एक मिनी फॉरेस्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये जो मेथड है प्लांटिंग ट्रीज, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ओनली नेटिव स्पीसीज़ के लिए है और उनको सैपल किया जाता है एज क्लोज एज पॉसिबल, जिससे कि वो प्लेस भी सेव करते हैं। और जो सैपलिंग होती है वो एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा सैपलिंग काफ़ी क्लोज होती है, तो जो सनलाइट को भी ये ब्लॉक करता है फॉर द ग्राउंड, और ग्राउंड पर जब सनलाइट नहीं जाती तो वो बीट की जो ग्रोथ होती है उसको भी प्रिवेंट करता है। ये सैपलिंग जो की जाती है वो मेंटेनेंस फ्री हो जाती है आफ्टर द फर्स्ट 3 ईयर्स। आपको 3 ईयर स्टार्टिंग के 3 ईयर्स इसका मेंटेनेंस करना होता है। आफ्टर द 3 ईयर्स इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये जो अप्रोच है ये इंश्योर करती है 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और 30 टाइम्स डेंसर देन यूजुअल ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा जो मियावाकी जो मेथड है वह क्रिएट कर देता है फॉरेस्ट को इन जस्ट 20 एंड 30 ईयर्स में। और अगर उसी पेड़ को हम ग्रो करने जाएं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मेथड तो हमें उसके लिए 200 to 300 ईयर्स लग जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं मियावाकी मेथड किस तरीके से काम करता है। इस पर सीड्स को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम नेचुरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, फिर उसको जर्मिनेट किया जाता है इन अ नर्सरी। और इसमें जब ये 2 और 3 लीव्स इसकी स्प्रूटेड हो जाती हैं तब इसको सीडलिंग की जाती है पॉट्स में, और इसको पॉट्स में तब तक रखा जाता है जब तक कि वह कंटेनर पूरी तरीके से इन सीड से फिल ना हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें कल्टीवेट किया जाता है अंडर द 60% ऑफ द सनलाइट फॉर 1 or 2 months।
देन फिर उसको कल्टिवेट किया जाता है अंडर द नेट्स, जो कि 40% ऑफ द सनलाइट फॉर 1 और 2 मंथ्स। देन ये फिर एक 1 वीक से 1 मंथ के बीच में ये एडेप्ट कर लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में। देन जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स हम इसका मेंटेनेंस करना होता है, आफ्टर द 3 इयर्स इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद एक ही इसकी जो बेस्ट टर्म चलती है एट द पॉइंट ऑफ 3 इयर्स, इसके लिए कहा जाता है कि नो मेंटेनेंस इज़ अ बेस्ट मैनेजमेंट, नो मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा ये था मियावाकी मेथड के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल के बारे में, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसके बारे में कहा गया है कि ये जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल है, फॉर्म हुई थी इन 2020 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है काउंसिल का, फॉर एक्सलरेट द ग्लोबल ट्रांजिशन टूवर्ड द जीरो एमिशन व्हीकल। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट पॉलिटिकल फोरम है जो कि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एंड ऑटोमोटिव मार्केट को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो जीरो एमिशन, ये जो जीरो एमिशन मेडिकल नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल है। ये काउंसिल है फोकस करती है इंक्रीजिंग द पॉलिटिकल कोऑपरेशन ऑन ट्रांजिशन टूवर्ड्स द जीरो एमिशन व्हीकल। ये काउंसिल डिफरेंट गवर्नमेंट एंड ऑटोमोटिव मार्केट को साथ में लाती है, और ये काउंसिल जो फॉर्म की गई थी 2020 में की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड पॉलिटिकल फोरम है जो कि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एंड ऑटोमोटिव मार्केट को। एज ऑफ 2021 अगर हम बात करें तो अभी 8.5 मिलियन जीरो एमिशन व्हीकल है ऑन आ रोड, जो कि काउंसिल इसका उद्देश्य है कि इसको इंक्रीज़ किया जाए। देन हम देख लेते हैं इसके जो की डिसीजन क्या रहे काउंसिल की इन 2021 में। ये काउंसिल ने अभी मीटिंग की इन COP26 जो कि आपकी ग्लासगो में हुई थी। ड्यूरिंग द मीटिंग इसने काउंसिल ने डिसाइड किए कुछ इनिशिएटिव, जिसमें उसने प्रमोटिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की। देन उसने कहा कि फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन को बढ़ाया जाए, जो ट्रांजिशन किया जाए जो टेक्नोलॉजी चॉइस फॉर आ जीरो एमिशन फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा जो इंश्योर किया जाए जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांसमिशन ट्रूली ग्लोबल रूप से उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके अलावा इंडिया ने इस काउंसिल में भी पार्टिसिपेट किया COP26 में। इसका 4th मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल का। इसके दौरान इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और एक लॉन्च किया ई-अमृत पोर्टल को। ये एक्सलेट करता है ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर द इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ ही साथ ये पोर्टल क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, और साथ ही साथ ये जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट प्लस नीति आयोग के द्वारा। जो ई अमृत पोर्टल है वह डेवलप किया गया है यूके गवर्नमेंट एंड नीति आयोग के द्वारा। और इस काउंसिल की ज़रूरत क्या है? अराउंड द 10% ऑफ द जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है फॉर बाय द रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा आती है, और ये रोड ट्रांसपोर्ट एमिशन लगातार ही इंक्रीज होता जा रहा है। इसके कारण से लगातार ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट का जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस 2100 तक, वह अगर हमें अचीव करना है तो इसकी हमें इस तरीके के काउंसिल्स की हमें ज़रूरत है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग सेतु के बारे में। इसके बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेतु कनेक्ट करता है स्टार्टअप्स इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स के बीच में ये कनेक्ट करता है। सेकंड में कहा गया है कि जो सेतु प्रोवाइड कराता है मेंटरशिप एंड असिस्टेंस टू द स्टार्टअप इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कॉमर्शलाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंटरेक्शन होगा विल बी सपोर्टेड थ्रू द मेंटरशिप पोर्टल अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो कि मार्क के अंतर्गत मेंटरशिप
एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग विल कनेक्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया विथ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर, मेंटर्स एंड लीडर्स। इसमें इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको यूएस बेस्ड इन्वेस्टर, मेंटर्स और लीडर के साथ कनेक्ट किया गया। ये इंटरेक्शन जो होगा वह होगा बाय द यूजिंग द मेंटरशिप पोर्टल अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, मार्ग के अंतर्गत। मार्ग एक पोर्टल है जिसके अंदर इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। ये एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, फाइंडर है फॉर द स्टार्टअप इन इंडिया। और ये किसके अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत मार्ग ये आता है। इंडिया भी रैंक, अगर इंडिया की रैंक देखी जाए स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो ये थर्ड है। और इस नंबर ऑफ द यूनिकॉर्न्स कंपनी के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें जो 105 यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया में हो चुकी है। इसके अलावा इसी से मिलती जुलती एक स्कीम है सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये लॉन्च की गई थी नीति आयोग द्वारा इन 2015-16 में के बजट में। ये लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनको सपोर्ट करता है फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ द स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। उनको असेंशियल जो भी उनके लिए ग्रो करने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए है वो इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पोटेंशियल जो हमारे देश के अंदर है उसको इन्हेंस करने के लिए ये नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के द्वारा कंसेप्चुलाइज्ड किया गया था सेतु स्कीम को। ये इनिशिएटिव जो स्कीम है वो स्टार्ट किया गया था यूनियन बजट 2015-16 में हमारे पूर्व यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा। जो सेतु एम करता है प्रोवाइडिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड एंड क्रिएटिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन इन इंडिया। और इससे संबंधित जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है वह इसके द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो ग्रांट दिया गया था 2015-16 में नीति आयोग को, वो दिया गया था 1000 करोड़ फॉर द सेतु स्कीम। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये PYQ है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें फर्स्ट स्टेट ये कहा गया है कि यदि नियर फ्यूचर में यदि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो उस सिचुएशन में भारत को कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे वह उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नॉन डिपेंडिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। सेकेंड में कहा गया है कि ओपनिंग अप टू द फॉरेन बैंक्स। एंड थर्ड में कहा गया है कि मेंटेनिंग द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फॉरेन डेट जो होता है वो मनी बोरोड की जाती है बाय द गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और प्राइवेट हाउस होल्ड्स के द्वारा बाय द अनदर कंट्रीज गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंडर्स के द्वारा। तो इसमें जो टोटल जो फॉरेन जो डेप्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के रूप में। तो अगर हम कंपैरिजन करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में, तो लॉन्ग टर्म जो फॉरेन डेप्ट होता है शॉर्ट टर्म फॉरेन डेप्ट्स की तरह की जगह कम वॉलेटाइल होता है। मींस जो शॉर्ट टर्म जो फॉरेन डेप्ट होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इसमें जो लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति में ग्लोबल क्राइसिस की, अगर जो स्टेट सिचुएशन कही गई है कि ग्लोबल क्राइसिस की स्थिति में लिक्विडिटी क्रंच होगा, तो इसके कारण से जो शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी होगी, शॉर्ट टर्म जो डेप्ट होगा वह कंट्री से बाहर जा सकता है। तो जो क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन है और पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत लिक्विडिटी क्रंच है, तो उस स्थिति में जो देश के अंतर्गत जो शॉर्ट डेप्ट है वह कंट्री छोड़ के बाहर जा सकते हैं। जिससे इसमें कहा गया है कि इम्यूनिटी पाने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, उस समय
कि डिपेंड नहीं रहना चाहिए शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स पे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इसमें करेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं सेकंड और थर्ड रॉन्ग क्यों है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओपन अ मोर फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन कस्टमर्स टू ATMs एंड क्रेडिट कार्ड्स के लिए। इसके अलावा जो इंडियन फर्म्स हैं वह भी इन्वेस्टमेंट देख सकती हैं ओवरसीज विद द हेल्प ऑफ फॉरेन बैंक्स के द्वारा। लेकिन अभी जो इसमें जो फॉरेन बैंक में जो लार्जेस्ट और शेयर होल्डर होते हैं वह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि आजकल बिगेस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं इन अ मैनी फॉरेन बैंक्स। तो अगर ग्लोबल क्राइसिस की जब सिचुएशन बनेगी तो जो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मनी को उस समय निकाल सकते हैं। तो इसके कारण से जो मोर फॉरेन बैंक खोलना ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशंस में एक इम्यूनिटी के लिए एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को बढ़ाकर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को कर ग्लोबल क्राइसिस सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है ये फ्रीडम प्रोवाइड कराती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को टू परचेज इंडियन एसेट्स सच एज इक्विटी बॉन्ड्स एंड प्रॉपर्टी। एंड जो डोमेस्टिक जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए ये फ्रीडम प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज क्या होगा उन फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का, क्योंकि इसमें अगर हमने फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी उनको प्रोवाइड करा दी गई तो उससे उनके बीच में एक हायर वॉलेटिलिटी आ जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो ऐसे में हायर वॉलेटिल अकाउंट होना काफ़ी समस्या का क्रिएट कर सकता है, जो फाइनली इकोनॉमी को हर्ट करेगा और इस सिचुएशन में एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जिसमें मोर फॉरेन बैंक को खोलने की बात की गई, थर्ड में कहा गया कि जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए जो बात की गई ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एजियन सी के बारे में बात की गई है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एजियन सी इज़ अ आर्म है फॉर द मेडिटेरियन सी, जो कि लोकेट हुए बिटवीन द ग्रीक पेनिनसुला ऑन द वेस्ट एंड द एशियन माइनर ऑन द ईस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एजियन है कनेक्ट करता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स थ्रू द सी ऑफ मरमरा को ये कनेक्ट करता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह C1 एंड 2 बोथ हो जाएगा। इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। जो एजियन सी है ये मेडिटेरियन सी की आर्म है जो लोकेटेड है ग्रीक पेनिनसुला इन द बेस्ट रीजन में ग्रीक पेनिनसुला एंड ईस्टर्न रीजन में इसका एशिया माइनर हम देख सकते हैं। इसमें जो एजियन सी है कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स से सी ऑफ मरमरा को एंड जो बोस्पोरस स्टेट से ब्लैक सी को। जो सी ऑफ मरमरा किससे कनेक्ट होगी? ब्लैक सी से विद द हेल्प ऑफ बोस्पोरस स्ट्रेट। और जो ये क्रिएट करता है नॉर्थ एंड पे आइसलैंड ऑफ क्रिएट की बाउंड्री। इसके बारे में इसका मैप और देख लेते हैं। ये एजियन सी है, इसमें ये डार्डेनल्स स्ट्रेट के द्वारा ये सी ऑफ मरमरा से जुड़ा हुआ है एंड स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस के द्वारा ये सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ग्रीक पेनिनसुला देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको एशिया माइनर देखने को मिल जाएगा जिसको एंटोलिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम ये मेडिटेरियन सी की जो कंट्री हैं उससे बाउंड्रिंग जो कंट्री हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो मेडिटेरियन सी है ये 3 कॉन्टिनेंट से लगता है। इसमें हम यूरोप की सबसे पहले बाउंड्रिंग कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें साइप्रस, ये आपका ग्रीस, ये आपका अल्बानिया, ये आपका बोस्निया हर्जेगोविना एंड इसके नीचे जो मॉन्टेनेग्रो, इसके अलावा क्रोशिया, स्लोवानिया, इटली, फ्रांस, मोनाको एंड आपका माल्टा एंड ये आपका स्पेन। ये इसकी जो बाउंड्रिंग कंट्री हैं विद यूरोप कॉन्टिनेंट से। इसके अलावा हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देख लेते हैं इसकी बाउंड्रिंग कंट्री के बारे में। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट भी इससे लगता है। उसकी कंट्री के बारे में देख लेते हैं। इज़राइल, लेबनान,
सीरिया, टर्की। ये एशिया से जो कंट्री हैं वह बाउंड्रिंग कंट्री हैं मेडिटेरियन सी की। इस तरीके से हमने ये मेडिटेरियन सी की कंट्री देखी। इसके बाद हम देख लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आज OECD के बारे में है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। OECD फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि OECD ओरिजिनेट हुआ था इन 1948 में एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, OEC के रूप में ये ओरिजिनेट हुआ था। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है रिलीज़ की जाती है इसके द्वारा और इंडिया इसका मेंबर है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। इसके बारे में देख लेते हैं अदर फैक्ट्स। जो OECD है और ओरिजिनेट हुआ था 1948 में एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, OEC के रूप में। जब OEC रीनेम्ड हो गया OECD के रूप में इन 1961 में, जब USA एंड कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। OECD एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन एंड वर्ल्ड ट्रेड के लिए। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस, फ्रांस में है। मोस्ट जो OECD मेंबर कंट्री हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ, जो कि एक डेवलप्ड नेशन के रूप में जानी जाती हैं। इसका OECD एक ऑफिशियल परमानेंट ऑब्जर्वर है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में। इसका इंडिया मेंबर नहीं है बल्कि की इकोनॉमिक पार्टनर है। OECD के जो मेंबर स्टेट हैं कलेक्टिवली कंप्राइज करते हैं 62.2% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल GDP एंड 42.8% ग्लोबल GDP एट द PPP परचेसिंग पावर पैरिटी पर। इसके अलावा इसी रिपोर्ट्स इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है OECD के द्वारा, वह हैं गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 रिपोर्ट, देन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। इसके अलावा OECD के द्वारा भी रिसेंट में रिलीज़ किया गया है द लॉन्ग व्यू सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टू 2060। इसकी 38 मेंबर कंट्री हैं जिसकी लोकेशन आप इस मैप पर देख सकते हैं। तो ये था सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।